नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने शुरू करी थी थर्ड ईयर की राजस्थान जीके की, जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा। एक राजस्थानी भाषा से इम्पोर्टेंट बात याद आई कि आज है 21 फरवरी, और 21 फरवरी को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारा राजस्थानी भाषा दिवस। इसलिए आज का दिन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हम बाय द वे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सामान्य ज्ञान भी इसमें कर लिया था कंप्लीट, जिसके अंदर हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। देन हमने शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं आईसीटी का जो पार्ट है, जो भी क्या है कॉमन है, तो वो हम आपके लिए इसमें थोड़े से 40-50 के लगभग इसमें हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको देखिए बता देते हैं थोड़ा सा इसके आईसीटी के सिलेबस में क्या आएगा। देखिए, आईसीटी का हम सिलेबस देखें तो आईसीटी के सिलेबस में देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण या टूल्स हैं, इनके अनुप्रयोग हैं और इनके सामाजिक प्रभाव हैं। ठीक है, नॉर्मली बेसिक सा एक आईसीटी का इन्होंने टॉपिक डाला है कि कंप्यूटर से संबंधित भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इनसे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कंप्यूटर क्या है? मतलब कि इनमें से कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, एकदम सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, या फिर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर मिनी कंप्यूटर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा छोटा इनमें सबसे? माइक्रो कंप्यूटर। हम आपको बता देते हैं कंप्यूटर के जैसे जो 4 प्रकार होते हैं, इनके अंतर्गत जो पहला माइक्रो कंप्यूटर होता है सबसे छोटा होता है। जैसे कि इसके अंदर कौन से आते हैं? जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, और टैबलेट पीसी है, नोटबुक कंप्यूटर है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट वाला है। और हम बात करें इसके बाद कौन सा आता है? मिनी कंप्यूटर। इसका जो आकार होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा क्या होता है? ज़्यादा होता है। और भंडारण क्षमता, जो इसकी संचालन गति है, वो भी क्या होती है? माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद कौन सा आता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम की बात करें तो आकार और संचालन इसका मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा होता है। और व्यावसायिक संस्थानों, सरकारी संस्थानों, बैंकों, ये पूछा जा सकता है आपसे कि व्यावसायिक संस्थानों में, बैंकों में कौन सा कंप्यूटर काम में लेते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में लेते हैं। ठीक है, देन आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वाधिक क्षमता वाला है, सर्वाधिक तीव्रता से गणना करने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, और गति माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा की मतलब ये मान लो 1000 से 10 लाख गुना तक अधिक होती है। और हमारा जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम है, आप जानते होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? चतुर्थ पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, या फिर तृतीय पीढ़ी? ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाता है? तृतीय पीढ़ी। देखिए, आपका एक क्वेश्चन तो वहां से बनता है कि इनमें सबसे छोटा कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? 4 उसके जो प्रकार है वो हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पीढ़ियों से बनता है। ठीक है, जो इसकी पीढ़ियां हैं हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ी अब तक आ चुकी हैं, कितनी पीढ़ी आ चुकी हैं? 5 पीढ़ी आ चुकी हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ था। हम आपको फटाफट से बता देते हैं। देखिएगा, जो पहली पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो किस पीढ़ी से संबंधित है? वो पहली पीढ़ी से संबंधित है। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी में किसका यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में किसका हुआ था? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। यदि हम बात करें तीसरी पीढ़ी की, तो तीसरी पीढ़ी में इस चिप का यूज हुआ था, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर इसको बोलते हैं अपन आईसी का यूज हुआ था। और कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन की वो बनी होती है। आगे हम बात करें चतुर्थ पीढ़ी की, तो चौथी पीढ़ी की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत एलएसआई एवं वीएलएसआई का यूज हुआ था। ठीक है, और पीसी कंप्यूटर इसी श्रेणी का है, फोर्थ श्रेणी का। और हम बात करें पंचम पीढ़ी की, पंचम पीढ़ी की बात करें तो पांचवी पीढ़ी में ऑप्टिकल फाइबर एवं जो सिलिकॉन चिप है इनका तो खैर यूज हुआ ही था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंटरनेट है ऑप्टिकल फाइबर का यूज हुआ था। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किससे संबंधित है? 5वीं पीढ़ी से संबंधित है, लेकिन इनका आकार छोटा था। ठीक है, चलिए इन्हीं जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? रोमिंग कहलाती है, लिंकिंग कहलाती है, नेविगेटिंग कहलाती है, या फिर ड्राइविंग कहलाती है। तो जब हम वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाते हैं तो जो ये प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? नेविगेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संक्षिप्त रूप आईएसपी का विस्तारित रूप क्या है? मतलब ये पूछ रहा है हमसे आईएसपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस पैक, इंटरनेट सर्विस पैकेट। मतलब आई से तो क्या है? इंटरनेट है, ये फाइनल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई से इंटरनेट, एस से सर्विस, पी से प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म का भी 99% देखने को मिलेगा, तो आप फुल फॉर्म भी अच्छे से देख के जाइएगा। हम आपको थोड़ी सी, चलिए हम आपको एक दो फुल फॉर्म बता ही देते हैं। देखिए बीसीआर, बीसीआर जो इंपॉर्टेंट है, 4-5 फुल फॉर्म बताएंगे हम आपको, थोड़ा सा उनको दिमाग में रखिएगा। बीसीआर की यदि हम बात करें तो होता है बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर आपको याद रखना है। एक होता है एचटीएमएल। एचटीएमएल की यदि हम बात करें तो एचटीएमएल की क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको याद रखना है, 2-3 बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं ओएमआर पे। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, जिसमें आप एग्जाम दे के आने वाले हैं? ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, एक होता है एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखना है आपको। एक आता है ओसीआर। ओसीआर जैसे ओएमआर होता है ऐसे ही ओसीआर। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये तो क्या था? ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो ये कुछ आपको ये फुल फॉर्म है, ये याद रखनी है। आगे हमको कोई और फुल फॉर्म याद आएगी तो हम और बता देंगे। एक आता है आपका, देखिए जैसे ना एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आप एसएमएस भेजते हैं एक दूसरे को, तो उसकी फुल फॉर्म होती क्या है? उसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, एक आता है एमआईसीआर। एमआईसीआर जो चेक बुकों में जो इंक शाई से नीचे होता है, वो उसको बारकोड रीडर को, उसका एमआईसीआर। ठीक है, एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज आपको याद रखनी है। एक होता है एचटीटीपी। जैसे अपन कोई भी साइट वगैरह खोलते हैं तो ऊपर लिखा आता है एचटीटीपी डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो इसकी जो वो होती है फुल फॉर्म, वो क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें और कोई याद आएगी तो हम आपको और आगे बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? चैट रूम है, वेब ब्राउजर है, फिल्टर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक तरीके का वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर हो जिस पर हम काफ़ी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्रोम है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके का वेब ब्राउजर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, कई व्यक्ति अपने स्वयं की व्यक्तिगत साइट्स बनाते हैं जिसे वेब या फिर क्या कहते हैं? या तो वेब कहते हैं या क्या कहते हैं? ब्लॉग्स कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं, सोशल नेटवर्क्स कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो ना या तो वेब कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? ब्लॉग्स कहेंगे। ब्लॉग्स क्या होते हैं? एकदम पर्सनल होते हैं, अपनी व्यक्तिगत साइट से संबंधित होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? कौन सा समूह है जो कि हार्डवेयर से संबंधित है? तो हम आपको ऑप्शन बताते हैं, एएलयू, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा, ये सभी हार्डवेयर है इसमें। बाकी इसमें देखिए एमएस वर्ड आ गया तो वैसे ही खत्म है, जहाँ भी एमएस आ जाएगा ना वो हार्डवेयर नहीं है, इस तरीके से आप उनको क्रॉस कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट आ गया है और यहाँ पर एमएस एक्सेल आ गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है? सूचनात्मक कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, शैक्षिक गेम्स के रूप में अनुदेशन, या फिर रिकॉर्डिंग मशीन। तो यहाँ पर गेम से संबंधित कोई बात नहीं आती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शैक्षिक गेम्स में के रूप में अनुदेशन। तो ये इसका कोई प्रकार नहीं है, बाकी तीनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईमेल कहलाती है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है, या फिर सीडी रोम कहलाती है?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। जब उपग्रह आधारित जो दोनों तरफ से जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, यूआरएल। देखिए ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है, यूनिवर्सल रियल लाइब्रेरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, या फिर यूनाइटेड रेस्टोर लाइब्रेरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसकी सही जवाब फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें, यूआरएल जो होता है वो किसी भी वेब का हमें जो पता एड्रेस जो बताता है वो उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी के नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। विलियम वुंट किसकी वजह से जाने जाते हैं, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, या फिर चिन्ह आधारित चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली थी, विलियम वुंट ने खोली थी, आप जानते हैं जर्मनी के। आगे देखिएगा, आईसीटी का अभिप्राय है इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स, इंटर कॉमन टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये होती है हमारी आईसीटी की फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक तकनीकी थर्ड को किस नाम से जाना जाता है, प्रणाली उपागम, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक तकनीकी थर्ड जो होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रणाली उपागम के। ठीक है, प्रणाली उपागम के नाम से जानते हैं हम किसको, शैक्षिक तकनीकी थर्ड को। बाकी फर्स्ट और सेकंड के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के 3 प्रमुख प्रकार, हार्डवेयर है वो तो शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट में आते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करें तो शैक्षिक तकनीकी सेकंड होता है, प्रणाली उपागम की बात करें तो शैक्षिक तकनीकी थर्ड होता है। ठीक है, हार्डवेयर से मतलब फर्स्ट और सेकंड में आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, हार्डवेयर से शुरू होता है, हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट होता है, जबकि सॉफ्टवेयर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो सॉफ्ट होगा उसको हम बीच में रखेंगे। ठीक है, जो सॉफ्ट होता है उसको हम बीच में बिठाते हैं, सॉफ्ट होगा तो बीच में रखेंगे। तो शैक्षिक तकनीकी सेकंड के अंतर्गत आ गया सॉफ्टवेयर, बाकी फर्स्ट और थर्ड का तो याद रहता ही है, फर्स्ट में हार्डवेयर और थर्ड में प्रणाली उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूचना का आदान प्रदान सरकार व सरकारी कर्मचारियों के मध्य होता है, G2G होता है, G2C होता है, G2B होता है, या फिर G2E होता है। जहां भी सरकारी कर्मचारियों की बात आती है तो ये कहा कैसे होता है, G2E होता है। ठीक है, चलिए हम आपको इन सभी के बारे में थोड़ी सी एक संक्षिप्त व्याख्या बता देते हैं जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, एक तो G2G होता है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कैसे होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। ये क्या होता है, सब ई कॉमर्स के पार्ट है, ये सारे क्या है, ई कॉमर्स के पार्ट है। इसका तात्पर्य क्या होता है, व्यापार एवं उसकी सहायक प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे कि इंटरनेट है इसकी सहायता से किया जाना व्यापार को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, G2G के अंतर्गत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, मतलब सरकार से सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत सूचनाएं व सेवाओं का प्रवाह विभिन्न सरकारी संगठनों के माध्यम से होता है। इसके बाद आता है G2C, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें क्या होता है, सरकार से नागरिक, मतलब इस मामले में सूचना का जो आदान प्रदान होता है सरकार व नागरिकों के मध्य होता है। फिर आता है G2B, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापारियों के मध्य। इसके अंतर्गत जो सूचना का आदान प्रदान होता है वो सरकार व व्यवसाय के मध्य होता है, जैसे कि लाइसेंस का परमिट। फिर आता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसके अंतर्गत सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है सरकार व सरकारी कर्मचारियों के मध्य होता है। तो हमसे यही पूछा गया था कर्मचारियों का नाम लेकर, तो व्यवसायियों का आएगा तो बिजनेस वाला आएगा, C2B आएगा, G2B आएगा। ठीक है, और नागरिकों के मध्य पूछे तो G2C आ जाएगा, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पूछे तो G2G आ जाएगा। हमसे कर्मचारियों का पूछा है, एम्प्लॉय होते हैं तो G2E हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन या फिर उपयोग करते हैं, GPRS, सह अक्षीय केबल, ऑप्टिकल फाइबर, या फिर ट्विस्टेड पेजर तार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, GPRS। GPRS की फुल फॉर्म देखें तो क्या होती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब किया गया था, 2002 में, 2004 में, 2006 में, या फिर 2008 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सरकार ने कब किया था, 2006 में, 18 मई 2006 को। कब किया था, 18 मई 2006 को किया था ई गवर्नेंस योजना, मतलब कि NEGP, इसका शुभारंभ किया था। देखिए सरकार ने 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP को क्या दी थी, मंजूरी दी थी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर, डीबीएमएस, स्प्रेडशीट या फिर लिंकर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूटिलिटी में से सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? लिंकर हो जाएगा। यदि हम बात करें लिंकर की तो देखिएगा लिंकर बाइनरी भाषा में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड में बदलता है। लिंकर का कार्य क्या होता है? जो बाइनरी भाषा में जो प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड होते हैं उनको मशीन कोड में बदल देता है। यह ईएक्सी फाइल बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी में जीविकोपार्जन या आजीविका के लिए उपलब्ध है? सोशल मीडिया है, वेब मास्टर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें जो सबसे उचित आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वेब मास्टर है, जिसके द्वारा हम आजीविका जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में निम्न में से किसके उदाहरण है? लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, मालवेयर के या फिर कंप्यूटिंग के? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो किसके हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग है। आपको याद रखना है। देखिए सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, एक तो सिस्टम और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे हमारे मोबाइल है, कंप्यूटर है, उनके अंदर ही होते हैं, उनके बिना वो ऑन ही नहीं हो सकते, चल ही नहीं सकते। जबकि एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन जैसे हम ऐप है, ऐप वो क्या है? वो एप्लीकेशन का तो शॉर्ट फॉर्म ऐप है। तो हम जो ऐप जो बाहर से इंस्टॉल करते हैं किसी विशेष चीज़ के काम के लिए, हम मतलब किसी विशेष कार्य के लिए उनको यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट्सअप है, हम मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यदि किसी चीज़ को बाहर से इंस्टॉल करते हैं तो वो आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने पर दंड का प्रावधान है जो हाल ही में चर्चा में रही? 66A, 67A, 62A या फिर 61A? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 66A, है ना। ये आप काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखिएगा। साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई, मतलब साक्षात क्या है? एक परियोजना है, एक किताब है, एक अभियान है या फिर एक वन स्टॉप पोर्टल है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ये क्या है? एक वन स्टॉप पोर्टल है। नेक्स्ट देखिएगा। सूचना संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है या फिर उपरोक्त सभी? तो अभिप्रेरणा भी बढ़ाती है, निष्पत्ति भी बढ़ाती है और उच्च स्तरीय चिंतन को ये हमारे प्रोत्साहित भी करती है बच्चों को। तो इसका सही जवाब हो जाता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फिर टच पैड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? टच पैड नहीं है। बाकी जिसमें भी MS लगा है वो तो सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते ही हैं। MS वर्ड भी है, एक्सेल भी है और MS पावर पॉइंट भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। LTE पर आधारित 4G तकनीक में LTE का फुल फॉर्म क्या है? LTE की फॉर्म में फुल फॉर्म पूछिए तो LTE की फुल फॉर्म क्या होती है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट या फिर लाइव टेक एंटेंस या फिर लाइफ टाइम एंटायर या फिर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? अर्नाकुलम, थिरुवल्लुर या फिर मलप्पुरम केरल में है जो कि, या फिर विल्लुपुरम? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मलप्पुरम है जो कि कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? तीव्र गति है, बिल्कुल सही है। त्रुटि रहित कार्य है, बिल्कुल सही है। गोपनीयता है, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या फिर उपरोक्त सभी? तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइस में शामिल है मॉनिटर, माउस, प्रिंटर या फिर टच पैड, मेमोरी या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क और ड्राइव या फिर मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन कौन शामिल है? मदरबोर्ड है, CPU है और इसकी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्क्रीन के निचले भाग में स्थित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है स्टार्ट मेन्यू, आमतौर पर यहाँ पर स्थित होता है रिबन में, टास्क बार या फिर टाइटल बार या फिर स्टेटस बार? तो स्क्रीन के निचले भाग में स्थित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है स्टार्ट मेन्यू, आमतौर पर यहाँ पर स्थित होता है, तो वो कहाँ पर है? टास्क बार।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहला गणना उपकरण कौन सा है? पास्क लाइन है, अबेकस है, कैलकुलेटर है या फिर टर्निंग मशीन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? पहला कौन सा है? अबेकस में है, जो कि कहाँ पर, चीन में इसकी जो है चीन में इसका क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। ठीक है। और हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का हम जनक किसको कहते हैं? कंप्यूटर का जनक कहते हैं हम चार्ल्स बेबेज को। आपको उनका नाम भी याद रखना है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और हमारे जो 1946 में निर्मित पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो कौन सा था? एनियाक था। आपको इसका भी नाम याद रखना है। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो निर्मित कंप्यूटर था वो था एनियाक। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसको आधुनिक कंप्यूटर भी कहा गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आप किस स्क्रीन क्षेत्र को देखते हैं? मतलब हम जैसे कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कौन सा हमें सबसे पहले दिखाई देता है? हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, डेस्कटॉप है या फिर स्टार्ट मेन्यू है? तो हमें क्या दिखाई देता है? डेस्कटॉप ही दिखता है। आगे देखिएगा, डेस्कटॉप की तरफ ही तो देखते हैं हम, जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर है, माइक्रो है, मेनफ्रेम है, मिनी है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको इसके बारे में बात करी। कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा सबसे बड़ा, इसके बाद आता है मिनी, देन आता है मेनफ्रेम और सबसे बड़ा आता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? चतुर्थ में, द्वितीय में, प्रथम में या फिर तृतीय में? तो आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट से संबंधित आता है तृतीय। और वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सिलिकॉन की। आपको ये भी याद रखना है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? 1970 से 1980, 1959 से 1965 या फिर 1649 से 1670 या फिर 1965 से 1970? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1959 60 के लगभग से और 1965 तक। ये क्या है? द्वितीय जनन कंप्यूटरों की पीढ़ी है। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? एनियाक है, पीडीपी 11 है या फिर यूनिवैक फर्स्ट है या फिर IBM 701 है? तो पीडीपी 11 है जो कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, बाकी सभी क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। आगे बढ़िएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को बैंकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने आपको जब कंप्यूटर के प्रकार बताए थे शुरू में, तब हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। मिनी है, माइक्रो है, मेनफ्रेम है या फिर विशेष प्रयोजन कंप्यूटर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेनफ्रेम कंप्यूटर है, जिसका आकार व संचालन मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होता है और मिनी का माइक्रो से ज्यादा होता है। ठीक है। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर है वो 3rd नंबर पे पड़ता है आकार और संचालन के हिसाब से। और व्यावसायिक संस्थानों, सरकारी संस्थानों में, बैंकों में, सब में किसका यूज होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। आपको याद रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, सामान्य घरेलू कंप्यूटर जो है वो किसका उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का या फिर विशेष प्रयोजन कंप्यूटर का? तो जो हमारे पास जो सामान्य घरेलू कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, जैसे हमारे टैबलेट पीसी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं, नोटबुक कंप्यूटर है। ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? मेमोरी, रजिस्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर ALU? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का नाम आपको याद रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किसमें संग्रहित किए जाते हैं? रैम में, बायोस में, CPU में या फिर रजिस्टर में? तो इसका सही जवाब होगा बायोस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आपको दिखाई देने वाली मुख्य स्क्रीन क्षेत्र का नाम? तो डेस्कटॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं या लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, रैम, ALU, मदरबोर्ड या फिर रजिस्टर? तो वो क्या हो जाएगा? ALU। ठीक है। ALU हो जाएगा, जो कि क्या काम आता है? ये CPU का वह भाग है जो कि तार्किक संक्रिया लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज आता है। ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आगे देखिएगा, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? डॉट पिच कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं, एस्पेक्ट रेशो कहते हैं या फिर साइज कहते हैं? तो जिसे जो डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है तो पिक्सल्स की उस संख्या को हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है? तो डेस्कटॉप, ये रिपीट हो गया है। आगे देखिएगा, टेलीफोन, रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? क्लॉड शैनॉन ने, जॉर्ज स्टीविट्स ने, या फिर हार्वर्ड एच एलिकेन ने, या फिर कोनाई जूस ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीविट्स ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं उनको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से क्या करना है? हमें सुमेलित करना है, मतलब कि कौन सी पीढ़ी में किस चीज का वो क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। चलिए, तो हमने आपको बताया था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में आए थे? यदि हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था द्वितीय पीढ़ी में। तो द्वितीय पीढ़ी हमारी ये रही। वीएलएसआई की यदि हम बात करें तो वीएलएसआई, एलएसआई, इनका किस में हुआ था? चतुर्थ पीढ़ी में यूज हुआ था, तो ये चतुर्थ पीढ़ी में गए। बाकी हम बात करें, आपको परम याद है, परम कौन सी में हो जाएगा? 5वीं पीढ़ी में। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज का जो यूज होता था वो पहले होता था पहली पीढ़ी में, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा CADB। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग प्रयोग शुरू हुआ? प्रथम पीढ़ी से, द्वितीय पीढ़ी से, तृतीय से, या फिर चतुर्थ पीढ़ी से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तृतीय पीढ़ी से, जबकि हमारे आईसी चिप का क्या हुआ था? यूज हुआ था, उससे हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग प्रयोग शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर है, सीपीयू है, फ्लॉपी डिस्क है, या फिर डीरोम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीपीयू। सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है, सीपीयू। ठीक है। एक होता है प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक इम्पैक्ट होता है और एक कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट। आपको कंप्यूटर के प्रिंटर के प्रकार पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार के? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या फिर दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो हमें मान लो कंप्यूटर में कुछ खोलना आ रहा है, हम उसमें कुछ भी कर पाते हैं, मतलब उसके आवश्यक एप्लीकेशंस को हम चलाने में जो माहिर हैं, तो हम क्या होंगे? उसके बिल्कुल कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे। जैसे हमारे जो कंप्यूटर का जो बेसिक वो होता है, कोर्स होता है, उसको हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारे आवश्यक एप्लीकेशंस को चलाना हमें सिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था? प्रथम में, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ? तो अभी हमने आपको बताया कौन सी में हुआ था? प्रथम पीढ़ी में हुआ था। हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। द्वितीय में किसका हुआ था? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। तृतीय में आईसी चिप का यूज हुआ था, मतलब आईसी का यूज हुआ था कुल मिलाकर। और चतुर्थ में किसका हुआ था? एलएसआई, वीएलएसआई, इनका यूज हुआ था। पीसी कंप्यूटर हमारी चतुर्थ पीढ़ी के ही हैं। और ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज होता है पंचम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, या फिर सुपर कंप्यूटर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी हमने आपको बताया था कहाँ पर यूज होता है? व्यावसायिक संस्थानों, बैंकों, सरकारी संस्थानों, इनमें किसका यूज होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज होता है। और हमारे नॉर्मली जो घर में यूज आते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एडवेक था, एडसेक था, एनिएक था, या फिर यूनिवेक था? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी, कौन सा था? एनिएक था। हम आपको एनिएक के बारे में एक बार और बता देते हैं। देखिए, एनिएक था, और एनिएक ये कब हुआ था? 1946 में निर्मित हुआ था। कब हुआ था? 1946 में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। 1946 में निर्मित पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसे कहा जाता है। और एनिएक को हम क्या कहते हैं? आधुनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको आधुनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हम इसकी फुल फॉर्म बताएं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर आपको याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की जाती है किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, जीबीपीए में, या फिर फ्लॉप में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्लॉप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ये ही नहीं होगा। बाकी अर्थमेटिक और तार्किक लॉजिकल कार्य निष्पादित करना है, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना है, प्राइमरी स्टेज और या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना है। बाकी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा,
सॉरी, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का कब यूज़ किया गया था? पहले में, तीसरे में, चौथे में, या फिर ये दूसरा है, या फिर दूसरे में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरी जनरेशन में, थर्ड पीढ़ी में इसका यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती? 512 जीबी रैम, या फिर 512 जीबी हार्ड डिस्क, या फिर यूएसबी पोर्ट, या फिर कीबोर्ड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 512 जीबी रैम। 512 जीबी रैम नॉर्मली होता नहीं है। हम आपको थोड़ा सा रैम और रोम के बारे में बता देते हैं। देखिए, जो रैम और रोम होता है, एक तो होता है रैम और एक होता है रोम। तो ये क्या होते हैं? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर में क्या होती है? दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, दो प्रकार की मेमोरी, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं रैम और रोम, जिसमें रैम तो क्या होता है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि नाशवान मेमोरी है। मतलब कि ये कैसी मेमोरी है कि हमने कंप्यूटर बंद किया और ये खत्म, ठीक है। एक होती है ROM, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? डाटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। हम कंप्यूटर बंद कर देंगे तब भी इसमें संग्रहित रहता है। तो इस डाटा को, प्रोग्राम को, जो डाटा है इसको किसी और के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता, ना परिवर्तित कर सकते। तो मतलब गैर नाशवान हो गई। नाशवान कौन सी हो गई? रैम हो गई। गैर नाशवान कौन सी हो गई? रोम हो गई। आपको याद रखना है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के भाग होते हैं। और हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है? पूर्णतः अनाशवान मेमोरी होती है। इसकी गति प्राथमिक मेमोरी से कम होती है। जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD रोम है, ये सब किसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। डीवीडी है, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है। फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है, जो हम पेन ड्राइव लाते हैं जिसमें मूवीज़ वगैरह भरते हैं, तो वो भी किसका पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, ALU का पूर्ण रूप क्या है? एडिशनल लॉजिक यूनिट, या फिर अप्लाइड लॉजिक यूनिट, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर एरल लॉजिक यूनिट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हम आपको बता देते हैं, देखिए एक बार ALU के बारे में। CPU होता है, CPU के भाग होते हैं ALU, CU, ये किसके भाग होते हैं? ALU, CU, ये सब किसके भाग है? CPU के। तो CPU की बात करें तो ALU, CU ये इसके भाग है। तो ALU की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, पूछी जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और सीयू की बात करें तो कंट्रोल यूनिट, आपको याद रखना है। जैसे कंप्यूटर के भाग होते हैं, जैसे इस पे इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, सीपीयू होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब क्या है? कंप्यूटर के 4-5 पार्ट होते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ALU CU की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर के सीपीयू के पार्ट होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा सा ग्राफिकल निरूपण है, इमेज है, लिंक है, बटन है, या फिर आइकन है? तो सही जवाब क्या हो जाता है? आइकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख 3 घटक क्या हैं? CPU, मेमोरी टेप, मेमोरी फ्लॉपी डिस्क, IO मतलब कि इनपुट आउटपुट, प्रिंटर और माउस, या फिर CPU इनपुट आउटपुट मेमोरी? तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कंप्यूटर के भाग के बारे में। इनपुट आउटपुट है, CPU है, मेमोरी है जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये 3 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। इनके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना होता है कि इनपुट आउटपुट में क्या आता है, CPU के अंदर का क्या क्या पार्ट होते हैं, मेमोरी में प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है। बस इतना सा है इसके अंतर्गत। ये कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं मुख्य। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय का, या फिर चतुर्थ का? तो सही जवाब क्या हो जाता है? चतुर्थ पीढ़ी का। एक महिला सुपरवाइजर में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो वो कौन सा है? शक्ति है। ये पूछा जा चुका है, ठीक है, शक्ति है। अब हम आपको बता देते हैं थोड़ी सी। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर कौन से होते हैं? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, जॉयस्टिक प्रिंटर हो गया, CPU स्पीकर हो गया, ये सब क्या हो गए? इसके कंप्यूटर के हार्डवेयर हो गए। जबकि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब होते हैं। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS जिसके आगे भी MS लग रहा है वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर का भाग हो गया। तो अपने आप ऐसे ही छांटोगे आप तो कैंसिल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और एक होता है कंप्यूटर वायरस। तो जो कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि अपनी संख्या में बहुत तेजी से फटाफट से वृद्धि करते हैं, ठीक है। और ये हमारे कंप्यूटर को, जहाँ हमारी जो भी कंप्यूटर के अंदर की जो मेमोरी है उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। किसी दूसरे कंप्यूटर से वायरस का निर्माण कैसे होता है? केवल एक ही उद्देश्य से किया जाता है, और वह है किसी दूसरे कंप्यूटर को अथवा इसमें स्थित जो फाइलें हैं उनको क्या करना? नष्ट करना। इसके लिए वायरस का निर्माण होता है।
आपको याद रखना है। और इंटरनेट पर जैसे सुविधाएं हैं, जैसे कि डब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछी जाती है। डब्ल्यू की खोज टिम वर्नर ली ने करी थी। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आगे देखिएगा, हम आपको एक दो जानकारी और देख देते हैं फटाफट से। देखिए, इंटरनेट है, इंटरनेट की जो यदि हम बात करें, इंटरनेट के जो खोज करता है वो कौन है? इंटरनेट के जो जन्मदाता है वो है प्रोफेसर जे.सी. लिकलाइडर। आपको याद रखना है, प्रोफेसर जे.जी. लिकलाइडर। इंटरनेट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? नेट कह देते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर शिक्षा की योजना है, जैसे ग्रास प्रोजेक्ट है, कल्प है। कल्प की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपको, कल्प, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित शैक्षिक योजनाएं हैं। कल्प की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम याद रखना है आपको। एजुसेट, एजुसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुसेट क्या है? प्रथम हमारा ऐसा उपग्रह जो कि शिक्षा से संबंधित था, शैक्षिक सैटेलाइट है। इसकी योजना का प्रारंभ हुआ था 22 अप्रैल 2006। एजुसेट कब आता है हमारा? 2006, 22 अप्रैल 2006 के लगभग। डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर कॉन्टेंट्स है, मदरसों का कंप्यूटरीकरण, ये सब है। और पूरा नाम बात करें तो पूरे नाम की देखिए MS डॉस है। ठीक है। MS डॉस की यदि हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, जो MS होते हैं जो सॉफ्टवेयर में, उसका फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट डाई ऑपरेटिंग सिस्टम। और बूटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में जो लोड करने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ये भी हमसे पूछा जाता है। एक आता है, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, जैसे मेमोरी स्टोरेज की जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि 4 बिट है, 4 बिट के अंतर्गत कितने निबल होते हैं? एक निबल, मतलब एक निबल के अंतर्गत 4 बिट, तो 4 बिट हो गए, तो निबल हो गया, तो बिट सबसे छोटी हो गई इसमें। ठीक है। और यदि हम 2 निबल की बात करेंगे, 2 निबल या फिर 8 बिट, 2 निबल का मतलब कितना हो गया? 8 बिट हो गया। इसके अंतर्गत कितना होगा? 1 बाइट। आपको ये याद रखना है, 1 बाइट हो गया। यदि हम बात करें 1 किलोबाइट की, तो 1 किलोबाइट कितना होता है? ये होता है 1024 बाइट। 1 किलोबाइट कितना होता है? 1024 बाइट। बाकी 1024 ऐसे बढ़ता जाएगा। 1000 यदि 1 MB की बोले, ठीक है, 1 मेगाबाइट की बोले तो 1024 किलोबाइट हो जाएगा। 1 GB की बोले या गीगाबाइट की बोले तो क्या हो जाएगा? 1024 MB हो जाएगा। 1 टेराबाइट या 1 TB की बोले तो 1024 GB हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ा पाएंगे। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, हम भी वीडियो बहुत कम ला पा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में ही क्या है, एक छोटा सा फंक्शन है। छोटा सा फंक्शन तो क्या है, शादी है, तो हम थोड़ा सा वीडियो कम ला पा रहे हैं, कम शूट कर पा रहे हैं। तो आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है। क्या पता हम नेक्स्ट वीडियो एग्जाम तक ला पाऊँ कि नहीं ला पाऊँ, देखते हैं। यदि टाइम मिला तो हम कोई वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।